हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप मुझे देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड के लिए एक न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी जैसा कि आप जानते भी होंगे कि हमने पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है, लेकिन वो जो वीडियोस है वो व्हाइट बोर्ड वाले हैं। ये लगभग 1.5-2 साल पुराने वीडियोस। तो मैंने भी सोचा कि जिस प्रकार हमने 10th के लिए न्यू डिजिटल बोर्ड पे वीडियोस बनाए, उसी प्रकार 7वीं 8वीं 9वीं के लिए साइंस और मैथ्स के वीडियोस हम बनाएंगे। 7th 8th ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, लगभग एक एक चैप्टर्स मैथ्स के हो भी चुके हैं। साइंस भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट। तो आज जो वीडियो है वो आप देख रहे हो 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का लेक्चर वीडियो, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का, जिसका नाम क्या है, सेट। ठीक है, बहुत ही ईजी, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। और अगर ये चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये क्या ही इजी चैप्टर है। मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर सबसे हार्ड मुझे सेट लगता है। यार कैसे आपको हार्ड लगता है भाई? अच्छे से आप कंसेप्ट समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझोगे तो आपको ये चैप्टर हार्ड लगेगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर आपने वीडियोस हमारे ध्यान से देखा, इसके बाद एक जो भी हम लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस ला रहे हैं वो अगर आपने देख लिया, तो डेफिनेटली आप अपने स्कूल में, अपने जो भी क्लासेस जाते हैं उसमें टॉप करोगे। लेकिन आपका मेहनत इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा मेहनत। मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ऑलरेडी सब मेहनत करके रखा है, सभी चीज़ वीडियोस के फॉर्म में प्रेजेंट भी है, तो आप उसको भी देख सकते हो। बहुत ही अच्छे क्लीन वीडियो है, फ्रेश वीडियो है, आप देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। भले ही व्हाइट बोर्ड पे है तो क्या हो गया यार, पढ़ाया तो मैंने एकदम मतलब जी जान लगा के ही है ना। तो डेफिनेटली आपको वो अच्छा लगेगा, तो चेकआउट करते रहो। बाकी जो न्यू वीडियोस आ रहे हैं वो तो कंटिन्यूस आएंगे। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सेट। ये चैप्टर किस बारे में? देखो, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें नंबर्स के बारे में ज्यादा हमें समझना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि भैया ये सेट होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जो कि प्रैक्टिस सेट 1.1 होने वाला है, ठीक है। और लगभग 4-5 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को पूरा हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू यू मीन बाय सेट। सेट का मतलब होता क्या है? तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पहले बता देता हूं भाई। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज एक साथ अगर मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, उसका वो सेट है। जैसे मैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास 1 डजन केला है, यानी कि बनाना है, तो हम बोलूंगा आई हैव ए सेट ऑफ बनानास। बहुत सारे ये मार्कर है मेरे पास, आई हैव ए सेट ऑफ मार्कर्स, आई हैव ए सेट ऑफ टेलीविजन, आई हैव ए सेट ऑफ लाइट्स, आई हैव ए सेट ऑफ समथिंग एल्स। मतलब जो भी है उसको मैं बोल सकता हूं। तो कोई भी चीज का अगर कलेक्शन है, बहुत ज्यादा है, वो बहुत सारी चीजें हैं, 2 3 4 5 से लेके इंफिनिटी तक, तो उसको हम लोग सेट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे डेज इन ए वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो वो क्या हो गया, एक सेट हो गया। अगर मैं बोलूं मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं, किसी में 28 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 29 होते हैं, किसी में 31 होते हैं, यही होते हैं ना डेज, तो डेज इन ए मंथ। फिर ईयर में बहुत सारे मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ्स, ये भी एक सेट हो गया, ठीक है। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, हमारे प्लैनेट सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स है, हमारा अर्थ भी उन्हीं में से एक प्लैनेट है। कलर्स इन रेनबो, 7 कलर होते हैं रेनबो के अंदर, वो भी क्या है, एक सेट हो गया। तो ऐसे कई अनगिनत चीजें, चाहे वो एक वस्तु हो, चाहे वो हमारा ब्रह्मांड हो, चाहे वो हमारे अंदर की कोई चीज हो, अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसका नंबर्स हम देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द सेट। यानी कि कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट योर सेट। समझ में आ गया? बहुत ईजी है ये चीज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेट का मीनिंग समझ में आ गया है, माफ करना, हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे थे। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ नंबर्स कैन बी रिटन एज। हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब कोई भी सेट है अगर मुझे लिखना है तो यार कुछ तो इसका मेथड होगा, यार कुछ तो इसका तरीका होगा लिखने का। तो हम कैसे लिखेंगे? तो जनरल तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे मुझे नेचुरल नंबर्स को लिखना है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स को लिखना है, तो मुझे पता है नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, उसका कोई अंत नहीं है। कोई भी नंबर्स का कोई अंत नहीं होता। तो नेचुरल नंबर को मैं कैसे लिखूंगा? सेट के फॉर्म में। अब सेट लिखते कैसे, ये याद रखना। सेट को लिखने के लिए कोई भी अल्फाबेट को डिनोट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि नेचुरल नंबर का मुझे लिखना है, तो मैंने एन नाम का एक सिंबल ले लिया। अल्फाबेट्स ए से लेकर जेड तक इतने सारे अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है उसके मैचिंग में आप ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर एन से है तो एन से ही लिखोगे, आप ए भी लिख सकते हो, लेकिन आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने ए क्या लिया है, नेचुरल नंबर लिया है, वो डिफाइन करना पड़ेगा। जब हम आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा, लेकिन यहां पर पहले समझने की कोशिश करो। तो हमने क्या लिखना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है। तो नेचुरल नंबर तो भाई 1 से लेके कितना भी होता है, इंफिनिटी तक होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? n इज इक्वल टू, एन क्या है, नेचुरल नंबर मैंने लिया है n, n मतलब नेचुरल नंबर मैंने लिया है, तो मैं क्या लिखूंगा? n इज इक्वल टू, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, करली ब्रैकेट ओपन। आपको पता है करली ब्रैकेट क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहता हूं। करली ब्रैकेट ये होता है ओपन और ये होता है करली ब्रैकेट क्लोज। बनाना कैसे है? ओपन करने के लिए सबसे पहले एस बनाना है और उसी में उल्टा एस बना देना। ये ओपन हो गया करली ब्रैकेट,
और क्लोज करने के लिए पहले उल्टा एस बनाना है, फिर उसी में सीधा एस बना देना है। तो ये हो गया कर्ली ब्रैकेट ओपन, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और यही कर्ली ब्रैकेट्स इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट। सेट को बनाने के लिए, सेट को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाओगे, उसके जगह पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, उसके जगह पे राउंड ब्रैकेट बना दिया, काम नहीं चलने वाला है, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, मतलब 0 मिलेंगे इन शॉर्ट। तो कर्ली ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट। तो मुझे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, n इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से होता है, तो 1, 2, 3 और कॉमा कॉमा देते जाना है। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको कॉमा का इस्तेमाल करना है। तो n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते कहां तक जाना है मुझे पता ही नहीं है। तो आप या तो इन्फिनिटी लिख दो, या तो इन्फिनिटी ये नहीं लिखोगे। इन्फिनिटी पता है ना क्या होता है, उल्टा 8, या फिर उल्टा 8 नहीं, सोया हुआ 8, उसको इन्फिनिटी का सिंबल बोलते हैं। तो इन्फिनिटी का सिंबल नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, डैश 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 करके कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना और लिख देना इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वैसे होल नंबर के लिए क्या लिखेंगे, होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होता है, तो w इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक इज अ सेट ऑफ होल नंबर। इंटीजर्स के लिए सेम उसी प्रकार, इंटीजर्स क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक, और 0 के पहले नेगेटिव नंबर में भी जाता है, मतलब 0, -1, -2, -3, -4 ऐसे करते हैं। तो इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज द पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज द 0, दैट इज नथिंग बट इंटीजर्स। तो हमने क्या लिख दिया, i इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। उसी प्रकार रैशनल नंबर्स हमने पढ़ा हुआ है, 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, रैशनल नंबर्स का भी सेट अगर ले लेंगे तो वो भी हो जाएगा, Q से डिनोट कर दिया, रियल नंबर्स आपको बताइए R से डिनोट कर दिया। तो ऐसे कोई भी गिवन थिंग्स को हम लोग डिनोट कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्फाबेट, दैट इज नथिंग बट योर सेट। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बच्चा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तक तो हमने बेसिक्स की भी शुरुआत नहीं की है ठीक से, तो ये आपका बहुत ज्यादा बेसिक्स था, कि आपका जस्ट एक ऐसा बेसिक था कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी सेट को लिखने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, और वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है जाके, तो वो अल्फाबेट इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम घुसने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम जो सेट लिखेंगे उसके क्या मेथड्स होते हैं, तो मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, ठीक है, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। तो अब ये जो सेट्स है इसको लिखने के जनरल तौर पे हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो हमारे 2 मेथड है। अब 2 मेथड के 2 नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी कोई भी नाम से पूछ सकता है एग्जाम में। तो पहला जो मेथड है जिसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, और उसी लिस्टिंग मेथड को रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, याद रहेगा। पहला मेथड का नाम है लिस्टिंग मेथड, पहला मेथड का नाम क्या है, लिस्टिंग मेथड, और उसी मेथड को रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। और एक दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है, वो है आपका रूल मेथड, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहली बात तो माइंड में ये चीज क्लियर कर लो बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है इस चैप्टर में गलती क्या करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता पूछा क्या है। आपको एग्जाम में पूछा रहता है कि राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, और आप लिख के आते हो रूल वाला लिस्टिंग मेथड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रूल मेथड जो है और आपका सेट बिल्डर जो है वो एक ही है, रूल सेट बिल्डर। दिमाग में रट्टा मार लो कि कोई ट्रिक बना लो चलेगा। अगर पहला आ रहा है मतलब लिस्टिंग मेथड आ रहा है, तो हमेशा याद रखना लिस्टिंग का मतलब होता है रोस्टर। समझ लो लिस्ट किया या फिर रोस्ट किया, तो ऐसे तरीके से याद रख सकते हो, लिस्टिंग मतलब रोस्ट। तो लिस्टिंग मेथड एंड रोस्टिंग मेथड दोनों सेम ही है, ठीक है। दूसरा जो रूल मेथड है और जो सेट बिल्डर है वो एक ही है, याद रहेगा। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो है लिस्टिंग मेथड, जिसको हम लोग रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। लिस्टिंग मेथड को ही रोस्टर मेथड बोलते हैं। तो ये होता क्या है, तो इस मेथड के अंदर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो इस मेथड के अंदर क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इन अ कर्ली ब्रैकेट। जैसा मैंने आपको नेचुरल नंबर का लिख के दिखाया, सेम उसी प्रकार कोई भी चीज अगर दिया है उसके जो भी एलिमेंट्स है उसको चुपचाप लिख के कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लो। कंडीशन एक है, कोई वर्ड्स कोई अल्फाबेट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, कोई अल्फाबेट्स कोई वर्ड रिपीट नहीं होने चाहिए। वो कैसे समझेगा अभी बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। चलो, तो पहला एग्जांपल है सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 20। आपको क्वेश्चन पूछा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 20। सेट ऑफ ऑड नंबर के लिए कोई एक सिंबल ले लो, कोई भी सिंबल ले सकते हो बच्चा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। मतलब इसमें आपको ये नहीं है कि भैया यही सिंबल होना चाहिए या फिर ये सिंबल नहीं होना चाहिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या लेंगे, कोई भी एक अल्फाबेट लेते हो। सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए मैं समझ लो ए ले लेता हूं। तो मैंने ले लिया ए, एक अल्फाबेट ले लिया, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, और हमें क्या लिखना है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 20। ऑड नंबर मतलब क्या होता है, आप जानते ही हो। ऑड नंबर जो होता है वो जनरली 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके जाता है। तो ऑड नंबर हमें लिखना है, तो सेट ऑफ ऑड नंबर लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 3, ठीक है। बिटवीन 1 to 20 होना चाहिए, तो 1 से लेकर 20 के बीच में होना चाहिए, तो 3 ले लिया।
3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, ऑड नंबर आपको पता है ना, 2 4 6 8 ये इवन नंबर है, 3 5 7 ये सब ऑड नंबर है। तो 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब इसके बाद देखोगे तो 19 के बाद 21 आ जाएगा, तो 20 से बड़ा हो जाएगा, तो 20 के पहले ही तक ही लेना है। तो यहां पे करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। तो ये जो मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, ये सब जो लिखा है इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों लिस्टिंग मेथड, या फिर आप बोल लो सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को बोलते माफ करना रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड। देखो मैं कभी कभी बोलते बोलते भी खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूं, तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है, लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। सेट बिल्डर और रूल अलग है, ये हम पढ़ रहे हैं लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड मतलब कोई चीज को लिस्ट करना। कोई क्वेश्चन दिया था कि भैया ऑड नंबर लिखो, तो हमने मान लिया कि ए वो अल्फाबेट है, ए बी सी डी कुछ भी आप ले सकते हो, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट बनाना और क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, और उसके बीच में आएगा वैल्यू जो पूछा है। वैल्यू क्या पूछा है, ऑड नंबर पूछा है, किसके बीच में, 1 से लेकर 20 लिख दिया, ये ऑड नंबर। समझा? ओके, एक और एग्जांपल है मेरे पास, फिर डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट के ऊपर हम चलेंगे। ठीक है, लेटर्स इन द वर्ड इंजीनियरिंग। अब ये जो वर्ड दिख रहा है लेटर्स इन द वर्ड इंजीनियरिंग, अब इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वर्ड है, आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे वर्ड जो है वो छुपे हुए। ठीक है, अब यहां पे सेम उसी प्रकार क्या करना है, कोई एक अल्फाबेट ले लेना है। तो यहां पे ए ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, तो ए नहीं ले लूंगा, मैं बी ले लूंगा। ठीक है, मैंने बी ले लिया, तो बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन करना है और लेटर्स लिखना है इंजीनियरिंग के। तो लेटर्स क्या क्या है, सबसे पहला है ई, लिख दिया, उसके बाद एन है, लिख दिया, उसके बाद जी। और मैंने बोला था कि हर एक के बाद कॉमा देना जरूरी है, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसमें कॉमा कॉमा डालना। तो ई है, उसके अंदर लेटर एन है, जी है, उसके बाद आई आ रहा है, तो आई लिख दिया, उसके बाद वापस एन आ रहा है, तो एन तो एक बार लिख चुका हूं, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कंडीशन बताया था कि कोई भी अल्फाबेट, कोई भी लेटर्स आए तो उसको रिपीट ना करो। तो ई एन जी आई, वापस एन आ रहा है, ये लिख चुका हूं, ई आ रहा है, ये भी लिख चुका हूं, ये भी लिख चुका हूं, आर आ रहा है, तो आप लिखो अगला वर्ड आर। उसके बाद आई लिख चुका हूं पहले से ही, एन पहले से लिख चुका हूं और जी भी लिख चुका हूं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि बी जो है, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा था कि लेटर्स इन द वर्ड इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में जो वर्ड्स है वो है ई, लेटर जो है वो है ई एन जी आई आर, इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं है, यही वर्ड से इंजीनियरिंग बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। क्लियर हो गया होगा? अब सीधा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल में लेके चलूंगा, फिर हम देखेंगे। अब मैं चलता हूं सेकंड मेथड के ऊपर। ये पहला मेथड पढ़ लिया, लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है दोस्तों दैट इज रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर मतलब क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट। जैसे हमने क्या किया था लिस्टिंग मेथड में कि कोई चीज दिया होता तो उसका तो हम लिस्ट बना के लिख देते थे, भैया कितने वर्ड्स है वो लिख दिया, कितने लेटर्स है वो लिख दिया, ऑड नंबर है इतना इतना, इवन नंबर है इतना इतना, ये सब है हम लोग लिख सकते हैं, बस लिस्ट बना के लिखना है करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके। लेकिन यहां पे वैसा नहीं लिखना है, यहां पे क्या लिखना है, जनरल एलिमेंट, बट राइट द जनरल एलिमेंट्स यूजिंग द वेरिएबल फॉलोड बाय अ वर्टिकल लाइन और कॉलन। कॉलन मतलब एक कॉमा होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग। तो या तो आप लाइन इस्तेमाल कर लो या फिर कॉलन, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मतलब, ये डेफिनेशन है खाली और एग्जाम में पूछेगा नहीं। एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल, मतलब उस प्रॉपर्टी का क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रॉपर्टी है वो लिखना है। अब इसको लिखना कैसे ये आप देख लो, ये तो डेफिनेशन था, मुझे पक्का यकीन है कि डेफिनेशन सुन के आपको समझ में नहीं आया, एग्जांपल देख के समझेगा। देखो तो समझ लो कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो सेट कैन बी रिटन एज, मतलब अगर आपको कोई सेट बिल्डर फॉर्म पूछा है, रूल मेथड पूछा है, तो आप लिखोगे कैसे, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। समझ लो कि आपका कोई भी अल्फाबेट रहेगा, अगेन ए से लेकर जेड तक, इज इक्वल टू रहेगा, करली ब्रैकेट ओपन रहेगा, यहां तक सेम रहेगा। उसके बाद कोई भी अल्फाबेट रहेगा, मान लो यहां पे मैंने एक्स ले लिया, छोटा लेटर, स्मॉल लेटर वाला, यहां पे बाहर बड़ा लेटर, अंदर स्मॉल लेटर, तो x, और ये स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने यहां पे बोला ना वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल है, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा जिसको हम लोग बोलते हैं कि x, ठीक है, x सच दैट, ठीक है ना, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो यहां पे ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे कैसे। a इज इक्वल टू, a इज अ सेट ऑफ, वी कैन से a इज अ सेट ऑफ, ये क्या है, करली ब्रैकेट ओपन कर दिया, मतलब ये सेट है, ये करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको सेट बोलते हैं। तो a इज अ सेट ऑफ x बिलोंग्स, माफ करना, a is a set of x such that, इस लाइन का मतलब क्या है, such that x belongs to natural number, n मतलब नेचुरल नंबर होता है, या फिर x is a natural number, belongs बोल लो या फिर is a natural बोल लो, कोई फर्क नहीं। तो x such that x belongs to natural number, और जो आपका x का वैल्यू रहेगा वो 1 से लेकर 10 के बीच में रहेगा। कैसे? क्योंकि 1 लेस देन x लेस देन 10 दिया हुआ है, यानी कि जो x जो हमारे पास वैल्यू जो रहे वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ऐसे कौन से नंबर से जो 1 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, कौन से हो सकते हैं? दैट इज, मतलब इसी का अगर मैं लिख दूं आंसर, जो कि हमारा आंसर किस में आएगा, लिस्टिंग फॉर्म में, तो इसी का मैं आंसर लिख दूं तो कैसे लिखूंगा, दैट इज
1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये बन गया आपका लिस्टिंग मेथड का आंसर। मतलब एग्जाम में ये दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इससे आपको बनाना है आपका सेट बिल्डर फॉर्म या फिर क्या नाम है, रूल मेथड। तो ये दिया रहेगा और इससे आपका ये बनेगा, ये आपका आंसर रहेगा। समझा? अब रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। चलो रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं, टेंशन मत लो बच्चा, कोई इतना हार्ड नहीं है, ये बेसिक समझ में आ गया। एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट और हलवा लगेगा एग्जांपल्स भी, टेंशन मत लो। जैसे मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ध्यान देना बच्चा, इसको समझना। मान लो कि ये एग्जाम में ऐसा दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 2 4 6 8 10 12 और हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको बनाना है, राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर बोला है राइट विद द हेल्प ऑफ रूल मेथड। आपको ये लिखना है। तो अब रूल मेथड क्या बोलता है, जैसे मुझे पता है ये a है तो a इज इक्वल टू लिखना है, ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन करना है, कोई भी एक छोटा लेटर का अल्फाबेट ले लेना है, x ले लेना है, y ले लेना है, कुछ भी लेना है। तो मैंने ले लिया x, फिर एक लाइन x, a इज अ सेट ऑफ x सच दैट x क्या है, x क्या है यहां पे अगर आप देखोगे तो x क्या है, 2 4 6 8 12, ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको एक इवन नंबर दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x इज इवन नंबर, x इज इवन नंबर। ये आपको क्या दिख रहा है कि x जो है आपका वो एक इवन नंबर है, क्लियर कट दिख रहा है आपको यहां पे कि x क्या है, एक इवन नंबर आप लोगों को दिखता हुआ नजर आ रहा है। ओके, क्लियर है यहां तक? या फिर आप बोल सकते हो कि ये नेचुरल नंबर है, ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं ना, हमको पता है, सबको पता है नेचुरल नंबर होता क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज ए इवन नंबर, लेकिन कहां से कहां तक वो भी बताना पड़ेगा। तो x इज ए इवन नंबर, यहां पे कॉमा देके हम लोग बता सकते हैं कि जो इवन नंबर है वो ऐसा है कि 1 से बड़ा होगा वो, x लेस देन 14, 14 से छोटा है ना, फिर 13 लिखो, बेटर रहेगा 13 लिखो, करली ब्रैकेट क्लोज। मैंने क्या किया, मैंने ये बताया है कि x मेरा इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर लिख दो, इवन नंबर भी लिखेगा चलेगा, लेकिन वो कितना है, ऐसा है कि x जो है वो 1 से बड़ा है और 13 से छोटा है, मतलब 2 4 6 8 10 और 12 आ गया इसके अंदर। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या फिर इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू, और लिख दो यहां पे, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 13, करली ब्रैकेट क्लोज। मतलब ये दोनों तरीके से लिखोगे तो भी आपको 100% मार्क्स मिलेगा, मतलब 1 मार्क्स के लिए पूछा, 2 मार्क्स के लिए पूछा तो आपको मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट हमने क्या किया, हमने यहां पे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, मतलब जो आपको लिस्ट में दिया था, ये आपका जो दिया है वो लिस्ट है ना, वो लिस्ट में आपको दिया हुआ है, लेकिन हमने उस लिस्ट के हेल्प से हमने इसको क्या किया, रूल मेथड में कन्वर्ट कर दिया या फिर सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर दिया, और यही उसका तरीका है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब एक और देखो यहां पे, इसको ये लिस्ट में दिया हुआ है, इसको करना है हम लोग को किसमें, सेट बिल्डर में या फिर रूल में, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू, मतलब a इज अ सेट ऑफ करली ब्रैकेट ओपन, x ऑलरेडी ले चुका था यहां पे, तो अब मैं y ले लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो y सच दैट y इज क्या, ये मल्टीप्लीकेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन जो वर्ड लिखा हुआ है ये है क्या, अगर आप देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लीकेशन में जो वर्ड लिखा है वो एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, y इज ऑल लेटर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, y जो है ऑल लेटर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, वो हमने इस तरीके से लिख के दिखा दिया। तो कैसा भी आने दो, बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। अगर ये फॉर्मेट आपको याद है तो बाकी हर चीज आपको इजी लगेगा। अब मैं सीधा आपको लिए चलता हूं प्रैक्टिस सेट के ऊपर, ज्यादा अच्छे से समझेगा। ये तो कुछ ऐसे मेरे बनाए हुए एग्जांपल्स थे जो हमने रफली आपको एक कंसेप्ट बताने के लिए बताया। अब मैं शुरू करता हूं हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज, या फिर जिसको हम लोग प्रैक्टिस सेट बोलते हैं, वो हम लोग फटाफट से देखते हैं। चलो फास्ट आ जाते हैं इसके ऊपर। क्या है, प्रैक्टिस सेट 1.1, राइट फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला सेट ऑफ इवन नंबर कैसे लिखेंगे, कोई भी ले लो a, इसको बनाना है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग मेथड यार, कुछ नहीं, इवन नंबर लिखना है, सेट ऑफ इवन नंबर। तो करली ब्रैकेट ओपन, इवन नंबर क्या होता है,
इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 करते करते डैश 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 जाओ, करली ब्रैकेट क्लोज, खत्म कहानी। या फिर इन्फिनिटी तक लिखना है लिख लो, बन गया आपका, यही था आपका इवन नंबर। अगला क्या है देखो, अगला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, 1 से लेके 50 तक कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन और प्राइम भी है। भाई जिंदगी में एक ही नंबर आता है, 1 से लेके 50 बोल रहे हैं, फिर किसका भी बोल लो 2, तो आप सब ऐसा लिख सकते हो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। भाई पूरे नंबर सिस्टम में यही अकेला एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी सब ऑड होते हैं। इसको कैसे लिखोगे, मान लो बी ले लिया मैंने, अल्फाबेट बी ले लिया, यहाँ पे ए ऑलरेडी लिया था तो यहाँ पे बी ले लिया, तो बी इज इक्वल टू क्या लूंगा, अकेला 2 ही ऐसा नंबर है तो 2 ले लिया, करली ब्रैकेट क्लोज, तो बी इज इक्वल टू 2 क्या है वो, एक अकेला इवन प्राइम नंबर। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से हम लोग को फटाफट से करना है बच्चा, ठीक है, फटाफट से करना है। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, अब आपको पता है इंटीजर्स मतलब जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव की बात हो रही है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक सिंबल ले लिया, करली ब्रैकेट ओपन। अब निगेटिव इंटीजर्स है तो -4 ले लो, -3 -2 -1, और ऐसा करते करते, या फिर यहां पे ऐसा नहीं जाएगा, एक सेकेंड बच्चा, यहां पे डॉट 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 ले लो, आगे -1 और ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्या हो गया, c इज इक्वल टू, ये हमने जो लिखा है ये क्या हो गया, ये आपका एक निगेटिव इंटीजर्स हो गया। इसको आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, मतलब अगर आपको इस तरीके से लिखना है -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, जो है ना यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, बस करली ब्रैकेट क्लोज करना है। यहाँ पे 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, इसको मैंने डी ले लिया मान लो, ठीक है। 7 बेसिक साउंड क्या होता है भाई बताओ, सा रे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, सारे गामा पधनी इज द 7th साउंड, लिख दिया। बस करली ब्रैकेट में लिखना है, नाम कुछ भी दे सकते हो, एबीसीडी, रिपीट नहीं होना चाहिए बस, तो इस तरीके से आपको करना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, राइट द सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स, आपको जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट है उसको बस वर्ड लिखना है, वर्ड में लिखना है। जैसे मैंने इसका मतलब बताया था, इसका मतलब होता है इज अ, या फिर हम लिखते हैं बिलोंग्स टू, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको क्या करना है, ये जो सिंबल दिया हुआ है उसको बस वर्ड में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, हम लोग क्या लिखेंगे 4/3 जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू क्यू, या फिर सबसे बेस्ट तरीका रहेगा लिखने का तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 4/3 इज अ सेट ऑफ क्यू, 4/3 जो है ये क्या है, सेट ऑफ क्यू, ठीक है, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 4/3 जो है, हाँ माफ करना, 4/3 इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, माफ करना एक मिनट, 4/3 क्या है, इज अ एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, उसी प्रकार यहां पे लिख दो, ठीक है। -2 इज नॉट एन, नॉट लिया ना, देखो ऐसा सिंबल है तो बिलोंग कर रहा है, ऐसा आ गया तो नॉट बिलोंग, ठीक है बच्चा, क्लियर है, बहुत इजी है, थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि ये सब इतना सिंपल है कि एग्जाम में पूछते भी नहीं है ये सब चीजें। तो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, एन का सेट का ये है ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा, बहुत इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, इसको मैं कैसे लिखूंगा, सेट P, इसको मैं कैसे लिखूंगा, सेट P लिख देता हूं, ठीक है। सेट P इज अ सेट ऑफ, सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P, सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P such that P is an odd number, ठीक है। हम लोग ने इसको वर्ड में लिख दिया कि सेट P जो है ये एक ऐसा सेट है P का कि P जो है एक ऑड नंबर है, इसको बस हमने वर्ड में लिख दिया। तो बस ऐसे क्वेश्चंस अगर सिंबॉलिक फॉर्म में आपको पूछे रहेंगे, ठीक है, वो हम लोग को लिख देना है, बाकी कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड बाय रूल मेथड, अपने मन से लिखना है ये चीज, अपने मन से कोई भी भाई उठा लो, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि नेचुरल नंबर का सेट बना लो, होल नंबर का सेट, इंटीजर का, तो अपने मन से कोई ऐसा सेट, 2 ऐसा सेट बनाओ जो लिस्टिंग मेथड का हो, 2 ऐसा सेट बनाओ रूल मेथड का हो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं, डोंट वरी, तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, अपने मन से बनाना है इसको, ठीक है। असली क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द लिस्टिंग मेथड। अगेन सेट बनाना है, लिस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करना है। चलो फटाफट से करेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ यहां पे, आंसर लिखेंगे। ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम, आपको पता ही है कि हमारा जो इंडियन सोलर
सिस्टम है उसमें मंथ क्या होते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो मंथ तो मुझे भी याद नहीं रहते, हम जनरली जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल याद रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में इंडियन सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सोलर ईयर की बात करते हैं, तो आपको पता है ना कि वो ज्येष्ठ आषाढ़ ये जो चीजें होती है वो होती है। तो इसको मैं जरूर से मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑलरेडी मेरे पास इसका डेटा है, तो मैं फटाफट से बता देता हूं कि ये कौन कौन से मंथ इसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको लिखना। तो ए इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, सबको मंथ याद है, चैत्र वैशाख आषाढ़ जेठ ऐसा होता है ना, तो वही आपको याद रख लेना है। मुझे भी याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जनरल तौर पे हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एज ए वी कैन से हमारा इंडियन हिस्ट्री जो रहा है इसके हिसाब से चलता था पहले, तो इसको जरूर से याद रख लेना आप सभी लोग। तो ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम, तो इंडिया के सोलर सिस्टम में कौन कौन से मंथ आते थे? सबसे पहले आता था चैत्र, ठीक है, चैत्र के बाद क्या आता था? वैशाख, देखो मैं लिख रहा हूं वैशाख, ठीक है ना, वैशाख के बाद ज्येष्ठ, ठीक है, वैशाख के बाद ज्येष्ठ आता था, ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, देखो स्पेलिंग गलत हो जाएगा मेरा, कोई बात नहीं, आप लोग करेक्ट करके लिख लेना, आषाढ़, और भी है मेरे पास डेटा इसका, श्रावण, श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, भाद्रपद के बाद देखो मेरे पास है ऑलरेडी डेटा, भाद्रपद, अश्विन, ठीक है ना, उसके बाद आता था अश्विन का महीना, ठीक है, उसके बाद आता था कार्तिक, कार्तिक का महीना, अश्विन आएगा, उसके बाद कार्तिक आएगा, फिर मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष का महीना आएगा, उसके बाद क्या आएगा? पौष, के बाद आएगा पौष का महीना, उसके बाद पौष के बाद जो आएगा दोस्तों वो आएगा माघ का महीना, और लास्ट में आएगा फाल्गुन का महीना। फाल्गुन जनरली हमारा होली के टाइम में फाल्गुन का महीना आता है, और हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे वो टाइम आया तो फिर वो हम लोग में बोलते हैं नवरात्रि चालू हुआ, जो हम लोग बोलते हैं दैट इज रामनवमी वगैरह के टाइम पे अगर आप देखोगे तो हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिया का देखा जाए तो ये सोलर ईयर है हमारा, मतलब इसी को हम पहले फॉलो करते थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश वगैरह आने के बाद ये सब चीजें चेंज हो गई, हम इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं और डेट्स भी हम इंग्लिश में ही फॉलो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा जो ईयर चल रहा है वो 2082 वगैरह कुछ आसपास चल रहा है, मतलब अगर इंडियन सोलर सिस्टम। तो आप लोग जरूर से इसके बारे में रिसर्च करो और मुझे कमेंट करके बताओ एग्जैक्टली कितना चल रहा है ईयर हमारा। अभी तो 2024 चल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोलर ईयर, इंडियन सोलर ईयर वो क्या चल रहा है, तो कमेंट कर देना। अब पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, आपने क्या करना है, इसको लिस्टिंग में लिखना है, मतलब आपने सिंपली क्या किया, 12 महीने का नाम, जो 12 महीना होता है, अगर आपको पूछा होता नॉर्मल कैलेंडर के हिसाब से तो जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक लिख देना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल इंडियन सोलर सिस्टम पूछा है तो उसके हिसाब से आपने लिख दिया, ये इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो क्वेश्चन है, मतलब जो वर्ड है उसमें कौन कौन से लेटर्स आएंगे, तो इसके लिए मैं एक लेटर ले लेता हूं, बी इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले सी है, ओ है, एम है, पी है, एल है, फिर ई भी है, वापस से एम आ रहा है तो एम लिख चुका हूं, ई आ रहा है लिख चुका हूं, एन नहीं लिखा हूं तो एन आ जाएगा, और टी लिखा हो क्या? नहीं। तो ये कुछ ऐसे लेटर्स है जो रिपीट नहीं हो रहे, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये सभी अल्फाबेट से लिख दिया, तो ये हो गया आंसर। कितना सिंपल है, आप खुद ही देख पा रहे हो। नेक्स्ट, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन बहुत है, नोज स्मेल करता है, आंखें देखता है, कान सुनता है, स्किन टच महसूस करता है, ठीक है ना, जीभ टेस्ट महसूस करता है, तो वही सेंसरी ऑर्गन लिखना है। तो सेट ऑफ सेंसरी ऑर्गन जनरली देखा जाए तो हम लोग को बोला जाता है सिक्स्थ सेंस। तो सिक्स्थ सेंस जो होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, तो उसके लिए मैं एक सिंबल ले लूंगा सी और लिख दूंगा। सबसे पहले क्या होता है, आईज ले लो, और कौन कौन सा होता है, आईज, ईयर, नोज, टंग, और एक और ले लो, टंग के बाद ले लो स्किन। तो ये कुछ 5 सेंसरी ऑर्गन है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इस तरीके से आपको लिख देना है। कितना सिंपल है, चुटकी बजाते आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 से लेके 20, 1 से लेके 20 तक प्राइम नंबर लिखना है, तो d इज इक्वल टू लिख दिया मैंने। अब प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो ऐसे कौन सा नंबर है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्राइम नंबर 2 से, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 के बाद 3, उसके बाद 4 ले सकता हो क्या? नहीं, क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है तो 4 नहीं ले सकता। 3 के बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7, 11, 13, 17, और उसके बाद आएगा 19। ये कुछ ऐसे नंबर है जो 1 से लेके 20 तक आते हैं और वो प्राइम नंबर है, ठीक है। एंड लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, 5वां क्वेश्चन, नेम्स ऑफ कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कॉन्टिनेंट्स के नाम है, बस लिख दो यार, टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते, लिख दो। ई ले लिया मैंने सिंबल, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, तो कौन कौन से है लिख दो। सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, यूरोप,
के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। कितना हो गया भाई? एक और चीज बच रहा है ना, 1 2 3 4 5 और 2 बच रहे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। हाँ एक और है ना, ऑस्ट्रेलिया, वो तो लिखा ही नहीं हमने, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 हो गया, ऑस्ट्रेलिया। और एक होता है अंटार्कटिका, यहां पे लिख दो अंटार्कटिका, ये भी एक कॉन्टिनेंट है, करली ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड के अंदर, ये हमने सातों के नाम लिख दिए करली ब्रैकेट के अंदर। बस इसी को बोलते हैं यार लिस्टिंग मेथड। कितना इजी, आप खुद ही बताओ मुझे कमेंट करके यार, कितना मेहनत करना पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल मेहनत नहीं है, बस आपका एफर्ट चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के, जो कि है राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द रूल मेथड। अब आपको पता है रूल मेथड होता क्या है भाई, ये हमने समझ लिया कि रूल मेथड मतलब होता है कि उस चीज को प्रॉपर x इज इक्वल टू एक्स सच दैट के फॉर्म में लिखना। रूल मेथड बोल लो, सेट बिल्डर बोल लो, तो उसको इस प्रकार से हमें लिखना होता है। ठीक है, समझ में आ गया है? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब a इज इक्वल टू क्या है, 1 4 9 16, ये आपको दिख रहा है क्या है, ये 1 4 9 16, ये सबके स्क्वायर्स है और कहां तक है, 100 तक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया a जो है इज अ सेट ऑफ x, मैंने x ले लिया, सच दैट कि x जो है ये एक ऐसे नंबर का स्क्वायर है जो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपका जो n है, अगर अब मैं इसकी बात करूं कि जो आपका n है वो है, n जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, करली ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, जो मैंने आपको लिख के दिखाया यहां पे, ये आप समझ पा रहे हो क्या लिखा हूं कि x जो है ये एक ऐसा नंबर है, मतलब a इज अ सेट ऑफ x, जो कि एक ऐसा नंबर है कि वो नंबर का स्क्वायर है, लेकिन वो नंबर एक नेचुरल नंबर है और वो जो नंबर है वो 10 से छोटा है और इक्वल है, यानी कि n लेस देन इक्वल टू 10। तो n लेस देन इक्वल टू 10 में 1 से लेकर 10 सब आ गए, तो 1 से लेकर 10 सबका स्क्वायर है, देखो 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सभी का स्क्वायर है अप टू 10 तक। तो इस प्रकार से आपने इसको आंसर लिख दिया। कितना इजी था? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? कोई भी तकलीफ है, डाउट है, आप मुझे जरूर से कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे पुराने वीडियोस भी प्रेजेंट है जिसमें मैंने भी बहुत एफर्ट लगा के पढ़ाया, और यहां पे भी सेम उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, बस फर्क डिजिटल बोर्ड का है और नथिंग एल्स। अब हमारे आगे के लेक्चर्स भी देख सकते हो, जब तक ये वीडियोस हम नए नए बना रहे हैं, टाइम तो लगता है ये बनाने में, नहीं लेकिन आगे बढ़ना चाहते हो आप लोग तो सारे वीडियोस अभी भी प्रेजेंट है, आप उसको देखो और पढ़ाई करते रहो, बस इतना मुझे बोलना है। नेक्स्ट b इज इक्वल टू 6 12 18 24 30 36 40 42, ये क्या है? तो मैं मान लेता हूं कि b जो है इज अ सेट ऑफ y, x ऑलरेडी ले चुका हूं तो y ले लिया, y सच दैट कि y क्या है, 6 12 18 क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, 6 12 18 24, ये क्या दिख रहा है, ये 6 का टेबल दिख रहा है भाई, मल्टीपल ऑफ 6 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि y जो है ये क्या है, ये एक ऐसा है कि मल्टीपल है, तो y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय n हो रहा है। कोई भी एक ऐसा नंबर है जो कि n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन n जो है वो है, n जो है वो क्या है, ये n कितना हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 6 हो सकता है। देखो इसमें 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। ठीक है ना, सॉरी 6 8 जा 48, n लेस देन इक्वल टू 8, 8 लेना पड़ेगा यहां पे। समझ में आ रहा है? तो n लेस देन इक्वल टू यहां पे क्या हो गया, 8 हो गया, लेस देन इक्वल टू 8 हो गया, तो अच्छे से लिखता हूं, या फिर n लेस देन 9 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी आप दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। y सच दैट कि y जो है 6 मल्टीप्लाई बाय n है, और n मेरा नेचुरल नंबर है, और n जो है वो एक ऐसा नंबर है जो 1 से लेके 8 तक आता है। ठीक है, 1 से लेके 8 तक आता है। चलो c इज इक्वल टू SMILE, ये क्या है, c एक ऐसा नंबर है, z सच दैट z क्या है, लेटर्स ऑफ वर्ड स्माइल। ठीक है, जो है वो क्या है, लेटर्स ऑफ वर्ड स्माइल, लेटर ऑफ वर्ड स्माइल, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इज संडे मंडे ट्यूसडे, तो डी क्या है भाई, डी संडे मंडे क्या होता है, डेज ऑफ ए वीक। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डी जो है ये ऐसा सेट है सच दैट, पी ले लो, पी सच दैट नहीं, पी सच दैट पी इज द डेज ऑफ अ वीक, खत्म कहानी। एंड लास्ट में है x इज इक्वल टू AET, तो AET क्या है, ये एक ऐसा अल्फाबेट से जो ईट में से आया है, ईट वर्ड होता है उसमें से आया है। मैं क्या बोल सकता हूं कि x इज अ सेट ऑफ q सच दैट q इज अ
इज एन लेटर ऑफ वर्ड ईट, ईएटी ईट से आया है। तो इस प्रकार से हम लोग ने ये सारे चीजें जो है वो लिख के दिखा दिया है। ठीक है, क्लियर। ईट का भी हो सकता है एटीई एट भी हो सकता है, टीई टी भी हो सकता है, कुछ भी है लिख सकते हो। ये भी लिख के दिखा देता हूं आपको, नहीं तो शायद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मार्क्स कट कर सकते हैं। तो ईट का भी हो सकता है, एटीई एट भी हो सकता है, और टीई ए, ये तीनों में से कोई भी वर्ड्स का लेटर है एईटी, बस और कुछ नहीं। और इसी के साथ अगर आप देखोगे तो हमारा ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है हमने कवर करा दिया है, साथ ही में बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप देख सकते हो पहला ही वीडियो काफी बड़ा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ये बच्चा कोई भी बच्चा हो, ये वीडियो अगर आप देख पाओगे ना, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपका कवर हो जाएगा। और न जाने कोई भी तरीके से एग्जाम में सेट बिल्डर पूछ ले, रूल मेथड पूछ ले, लिस्टिंग मेथड पूछ ले, कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आप उसको सही से कर पाओगे। ये मेरा आपसे वादा है, कॉन्फिडेंस मुझे आ गया है आप लोग के लिए। और आप लोग का मेहनत और प्रैक्टिस करते रहना, डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा आपके एग्जाम में। तो आज के लिए इतना, इस वीडियो को इसी के साथ मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से हमें कमेंट करके बताना। ये जो एफर्ट्स हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं यार, पूरा सब चीज पढ़ाने के बावजूद फिर से दोबारा आ गए हैं मैदान में और आपके लिए रात दिन एक करके वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये कैसा फील कर रहा है आपको जरूर से कमेंट करके बताना। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार चैनल पे आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।